मैं सर्वोच्च और महान पूर्वज ड्रैगन के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेकर आया था, लेकिन पूर्वज ड्रैगन से मैंने जो पहली बात कही वह थी, पिताजी, ड्रैगन जाति 3 वर्षों के भीतर नष्ट हो जाएगी। आपको ड्रैगन जाति मुझे सौंप देनी चाहिए। इसके बाद पूर्वज ड्रैगन कुछ समझ पाते उससे पहले ही मैंने सिस्टम द्वारा दिए गए अराजकता मोती खेओस पर्ल का उपयोग करके अपने पिता को कैद कर दिया और उसके अंदर 99 छोटी मादा ड्रैगन भी डाल दी। यह देखकर पूर्वज ड्रैगन तुरंत गरज उठे, दुष्ट पुत्र, तुम क्या कर रहे हो? उस समय आदिकालीन संसार में ड्रैगन, फीनिक्स और किलिन तीनों जातियों का महायुद्ध चल रहा था। ड्रैगन जाति को केवल एक और युद्ध जीतना था और वे पूरे संसार पर शासन कर सकते थे। तुम्हारे सभी भाई युद्ध भूमि में मर चुके हैं, क्या तुम भी कायर बनकर आत्मसमर्पण करना चाहते हो? यह सुनकर मैं सीधे अराजकता मोती के भीतर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं ड्रैगन जाति के लिए आशा छोड़ना चाहता हूँ। यह अराजकता मोती का आंतरिक संसार है, यहाँ आप साधना भी कर सकते हैं। ये कहकर मैं मुड़ा और अराजकता लोक से बाहर निकल गया। पीछे केवल पूर्वज ड्रैगन का क्रोधित स्वर रह गया, दुष्ट पुत्र, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो तुम ड्रैगन जाति को बर्बाद कर दोगे। लेकिन चाहे वे जितना भी संघर्ष करते, वे अराजकता लोक से बाहर नहीं निकल सके। मैं वापस ड्रैगन महल पहुंचा और तुरंत ड्रैगन जाति के सभी उच्च अधिकारियों को बुलाया। जल्द ही मानव रूप धारण किए हुए सभी ड्रैगन मंत्री सभा में आ गए और झुककर बोले, हम राजकुमार को प्रणाम करते हैं। मैं सिंहासन पर बैठा और बोला, पूर्वज ड्रैगन गंभीर रूप से घायल है और एकांत साधना में चले गए हैं। अब से ड्रैगन जाति के सभी मामलों का प्रबंधन मैं करूंगा। यह सुनकर सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन किसी ने मेरी बात पर संदेह नहीं किया, क्योंकि मैं केवल स्वर्ण अमर गोल्डन इमोर्टल स्तर पर था। किसी ने यह कल्पना भी नहीं की कि मैं पूर्वज ड्रैगन को कैद कर सकता हूँ। तभी किसी ने कहा, हम महामहिम के सभी निर्णयों का समर्थन करते हैं, कृपया अगला आदेश दे। मैंने संतोष से सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, मैंने निर्णय लिया है कि कल से ड्रैगन जाति तीनों जातियों के युद्ध से हट जाएगी। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए, उन्हें लगा जैसे वे सपना देख रहे हो। तभी मेरे शरीर से शक्तिशाली दबाव निकलने लगा। यद्यपि मैं केवल स्वर्ण अमर था, लेकिन पूर्वज ड्रैगन का पुत्र होने के कारण मेरी रक्त रेखा उन्हें दबाने के लिए पर्याप्त थी। मैंने गंभीर स्वर में कहा, पूर्वज ड्रैगन घायल है, मेरे सभी बड़े भाई युद्ध में मारे जा चुके हैं। क्या तुम चाहते हो कि ड्रैगन जाति पूरी तरह नष्ट हो जाए? और कुछ मत कहो। 3 दिन बाद पूरे संसार में घोषणा कर दो कि ड्रैगन जाति युद्ध से हट रही है। 1000 वर्षों का समय ड्रैगन जाति को अपनी शक्ति वापस दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक दिन पूर्वी समुद्र के ऊपर अचानक भयंकर अग्नि प्रकट हुई। वह आग समुद्र के पानी में भी जल रही थी। असंख्य अग्नि पक्षी आकाश में उड़ रहे थे और उनके नीचे अनगिनत किलिन समुद्र पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो फीनिक्स और किलिन कभी एक दूसरे के शत्रु थे, वे अब एक साथ आ गए थे। कुछ ही समय बाद पूर्वी समुद्र की अग्नि ने एक विशाल गर्त बना दिया और ड्रैगन महल पूरी तरह उजागर हो गया। तभी किलिनों के नेता ने आकाश में गर्जना की, बूढ़े ड्रैगन, बाहर निकलो। इतने बड़े परिवर्तन ने पूरे पूर्वी समुद्र के ड्रैगनों को चौंका दिया। वे जानते थे कि पूर्वज ड्रैगन एकांत साधना में है, इसलिए सभी घबरा गए। सब खत्म हो गया। फीनिक्स और किलिन हमारे द्वार तक आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? उनकी शक्ति बहुत भयानक है, यहाँ तक कि समुद्र का पानी भी सूख गया है। क्या वे हमें पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं? कुछ कमजोर दिल वाले ड्रैगन तो डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। हमने तो 1000 वर्षों पहले युद्ध छोड़ दिया था, फिर भी फीनिक्स हमें छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं मुख्य आसन पर बैठा रहा और कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद मैंने कहा, यद्यपि पिता अभी भी एकांत साधना में है, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समाप्त होते ही एक वृद्ध ड्रैगन क्रोध से बोला, कौन सी साधना? मुझे तो लगता है कि तुम्हें ड्रैगन जाति के अस्तित्व की कोई परवाह ही नहीं है। तुरंत कई लोग उसका समर्थन करने लगे। सही कहा, एक बच्चा हमें कैसे नेतृत्व दे सकता है केवल इसलिए कि वह पूर्वज ड्रैगन का पुत्र है? ये लोग मेरे चाचा थे, इसलिए मैंने पहले उन्हें अनदेखा किया, लेकिन इससे वे और अधिक घमंडी हो गए। यदि पूर्वज ड्रैगन होते तो फीनिक्स और किलिन कभी हमारे द्वार तक आने की हिम्मत नहीं करते। मुझे लगता है कि औशवान पूर्वज ड्रैगन के क्रोध से डरता है, इसलिए उसने यह समाचार उन तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। सभा के बीचों बीच औशवान खड़ा था और उसकी ड्रैगन शक्ति सबको दबा रही थी। फिर भी एक बुजुर्ग जोर से बोला, औशवान, तुम क्या करना चाहते हो? शत्रु सामने खड़ा है और तुम अंदरूनी संघर्ष कर रहे हो। ये सुनकर औशवान जोर से हंसा। क्या तुम नहीं जानते कि बाहर के शत्रु को हराने से पहले भीतर की समस्या सुलझानी होती है? आज ड्रैगन जाति की यह स्थिति इसी लड़के की वजह से है। वह अनुभवहीन है, उसे क्या पता, वह उस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। क्या केवल पूर्वज ड्रैगन का पुत्र होने से वह राजा बन जाएगा? मैं पहले उसे कुछ सम्मान देना चाहता था, लेकिन अब मेरा धैर्य समाप्त हो चुका था। मैंने अपनी रक्त रेखा की शक्ति खोल दी। भयानक ड्रैगन आभा पूरे महल में फैल गई।
मैं पूर्वज ड्रैगन का पुत्र था और सिस्टम की सहायता से मेरी रक्त रेखा और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। मेरी रक्त रेखा सभी ड्रैगनों से कहीं ऊपर थी। जब पूर्वज ड्रैगन उपस्थित नहीं थे तब मैं ही ड्रैगन सम्राट था। मैंने भावहीन चेहरे से उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें सम्मान देना चाहता था, लेकिन तुमने स्वयं को बहुत बड़ा समझ लिया है। उस समय ओशुआन के लिए बोलना भी कठिन हो गया। मेरी ड्रैगन शक्ति के सामने वह एक शब्द भी नहीं कह पा रहा था। उसी समय पूर्वी समुद्र के ऊपर किलिन प्रमुख जोर से हंसा और बोला, बूढ़ा ड्रैगन बाहर क्यों नहीं आता? क्या वह डर गया है? उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। खंभे तक कांपने लगे और कुछ डरपोक ड्रैगन रोने लगे। महाराज, कृपया पूर्वज ड्रैगन को बाहर आने दीजिए, अन्यथा आज हमारी ड्रैगन जाति समाप्त हो जाएगी। मैंने सभा का दृश्य देखकर सिर हिलाया। यहाँ उपस्थित लोग ड्रैगन जाति के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे और उनकी यह हालत थी। बाकी लोगों की स्थिति का अनुमान लगाना कठिन नहीं था। अचानक महल की छत उड़ गई। काली अग्नि की एक विशाल लपट आकाश में उठी। यह 12वीं श्रेणी का विनाशकारी काला कमल था। यह जानना आवश्यक था कि 12वीं श्रेणी का यह काला कमल अराजकता कमल के बीच से उत्पन्न हुआ था, लेकिन अब यह युआन फेंक के हाथों में था। स्पष्ट था कि वे वास्तव में ड्रैगन जाति का विनाश चाहते थे। मुझे देखकर किलिन प्रमुख ठंडी हंसी हंसा। यदि बूढ़ा ड्रैगन यहाँ नहीं है तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तब वह तुम्हें बचाने आता है या नहीं। ये कहकर उसने एक काला भाला निकाला। यह आदिकाल का सबसे भयानक विनाशकारी हथियार था। सभी ड्रैगनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने प्रतिरोध छोड़ दिया था और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं केवल मुस्कुराया। अगले ही क्षण मैंने एक हाथ से उस भाले को रोक लिया। ध्यान से देखने पर पता चलता था कि भाले की नोक के सामने एक छोटा सा ताइजी चित्र घूम रहा था। एक ड्रैगन उत्साह से चिल्लाया। महाराज ने प्रहार रोक लिया। उन्होंने किलिन प्रमुख का आक्रमण एक हाथ से रोक दिया। जो ड्रैगन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे वे खुशी से रोने लगे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली कैसे हूँ। वे केवल इतना जानते थे कि मैंने उन्हें बचा लिया। दूसरी ओर किलिन प्रमुख के माथे पर पसीना आ गया। यह एक गठन फॉर्मेशन है। ड्रैगन जाति ने वास्तव में कोई छिपा हुआ उपाय तैयार किया है। अगले ही क्षण महल को केंद्र बनाकर रहस्यमयी रेखाएं चमक उठी। लाखों मील तक फैला हुआ एक विशाल गठन पूरे पूर्वी समुद्र पर छा गया। मैंने ऊंचे स्वर में कहा, दोनों जातियों का मेरे गठन में स्वागत है। मेरी आंखें एक काली और एक सफेद हो गई, जबकि उनकी गहराई में सुनहरी चमक बनी रही। अराजकता मोती की शक्ति लगातार सक्रिय हो रही थी। यहाँ तक कि भीतर बंद पूर्वज ड्रैगन भी अनजाने में शक्ति प्रदान कर रहे थे। हालांकि मेरी पीठ के पीछे छिपा हाथ लगातार कांप रहा था। दिखावा करना अच्छा था, लेकिन उस भाले की शक्ति अभी भी मेरी क्षमता से परे थी। मैंने स्वयं को शांत किया और ऊंचे स्वर में आदेश दिया, ड्रैगन जाति, अपने नीचे के गठन में अपनी शक्ति प्रवाहित करो। जैसे ही पर्याप्त शक्ति एकत्र हुई, एक विशाल ताइजी चित्र मेरे पैरों के नीचे प्रकट हुआ। वूजी से ताइजी उत्पन्न होता है, ताइजी से यिन और यांग जन्म लेते हैं। अगले ही क्षण ताइजी चित्र तेजी से घूमने लगा। पूर्वी समुद्र को ढकने वाली अग्नि शुद्ध होकर विशाल बाढ़ में बदल गई। लेकिन यह साधारण जल नहीं था। ये विशेष रूप से फीनिक्स जाति को दबाने वाली यिन शक्ति थी। फीनिक्स सूर्य की दिव्य अग्नि के पक्षी थे, इसलिए जब युआन फेंक ने इस जल को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। फीनिक्स जाति, तुरंत पीछे हटो। किलिन प्रमुख ने भी स्थिति की गंभीरता समझ ली और अपने लोगों को लेकर पीछे हटने लगा। मैं इतने समय से धैर्य इसी क्षण के लिए रखे हुए था। अब मैं उनमें से किसी को भी भागने नहीं दूंगा। अगले ही पल मैंने गठन को पूर्ण रूप से सक्रिय कर दिया। यिन और यांग के उलट जाने से असंख्य समुद्री जल दोनों जातियों की ओर उमड़ पड़ा। असंख्य फीनिक्स और किलिन उस जल की चपेट में आकर नीचे गिरने लगे। वे नियंत्रण खोकर सीधे गठन के भीतर जा गिरे। पलक झपकते ही वे गठन की शक्ति का ईंधन बन गए। यद्यपि दोनों नेताओं ने अपने लोगों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे केवल कुछ ही लोगों को बचा सके। बहुत जल्द दोनों जातियों की आधे से अधिक सेना नष्ट हो गई। मैंने ठंडे चेहरे से अपना हाथ उठाया। गठन की शक्ति निरंतर चल रही थी। पुराने रक्त रणों का भुगतान रक्त से ही होगा। हालांकि गठन अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रभाव अचानक आक्रमण में था। जल्द ही दोनों जातियों के शेष योद्धा आकाश में पहुंच गए। युआन फेंक ने अपने बचे हुए लोगों को देखा और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। ड्रैगन जाति के लिए वंश बढ़ाना कठिन था, लेकिन फीनिक्स जाति के लिए भी स्थिति अलग नहीं थी। तभी किलिन प्रमुख बोला, युआन फेंक, मेरे साथ मिलकर इस गठन को तोड़ दो। वह केवल एक कछुए की तरह इसके भीतर छिपा हुआ है। ये कहकर उसने अपना भाला उठाया और गठन पर वार किया। गिरता हुआ समुद्री जल रक्त के रंग में बदल गया। लेकिन जैसे ही भाले की नोक गठन को छूने वाली थी, एक पारदर्शी परत अचानक प्रकट हुई। यह यिन और यांग के नियमों से बनी शक्ति थी। उस शक्ति ने भाले को मजबूती से बांध लिया और उसकी ताकत को लगातार कम करने लगी। किलिन प्रमुख ने और अधिक शक्ति लगाई। भाले की विनाशकारी आभा और भी उग्र हो गई। उसके लगातार प्रहारों के कारण वह थोड़े समय के लिए नियमों की शक्ति को तोड़ने में सफल हो गया। गठन में एक दरार दिखाई दी। उसके बाद एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा पूर्वी समुद्र फिर से कांप उठा। अगले ही क्षण शांत समुद्र के ऊपर आकाश को छूता हुआ एक विशाल बवंडर प्रकट हो गया। पूर्वी सागर के ऊपर अनगिनत काले बादल इकट्ठा होने लगे।
आकाश में बिजली की असंख्य धाराएं चमकने लगी। मूल फिनिक्स ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम गठन तोड़ो, इस बिजली को मैं रोकूंगा। ये कहकर वह सीधे आकाश की ओर बढ़ गई। उसके शरीर पर 12 स्तरों की सुरक्षा थी और उसने जबरदस्ती उन बिजली की धाराओं को रोक लिया। दूसरी ओर किरलिन भी खाली नहीं बैठा। उसने अपने कबीले को गठन की दरार की ओर हमला करने का आदेश दिया। काली विनाशकारी ऊर्जा लगातार स्वर्णिम नियमों को क्षीण करती रही और शीघ्र ही उसमें एक बड़ा छेद बना दिया, लेकिन उससे अधिक कुछ नहीं हो सका। जन्मजात यिन यांग जीवन मृत्यु गठन मुख्य रूप से रक्षा के लिए था, यहाँ तक कि दिव्य भाला भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सका। इस प्रकार तीनों जातियों का युद्ध गतिरोध में फंस गया। कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। फिनिक्स और किरलिन जाति लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन गठन इतना शक्तिशाली था कि वे उसे तोड़ नहीं सके। 100 वर्षों के भीतर पूर्वी सागर की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। मूल फिनिक्स और किरलिन भी अब अधिक देर तक नहीं टिक सकते थे, लेकिन मैं 100 वर्ष पहले जैसा ही था, क्योंकि मैं केवल गठन की शक्ति का उपयोग कर रहा था। थकने पर आराम कर लेता था। किरलिन जानता था कि यदि यह स्थिति जारी रही तो नुकसान ड्रैगन जाति का ही होगा। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और अंततः यह क्षेत्र रहने योग्य नहीं बचेगा। चाहे ड्रैगन जाति अंत में बच भी जाए, उसकी नींव नष्ट हो जाएगी। मैंने मन ही मन आह भरी, लेकिन स्थिति उतनी बुरी भी नहीं थी जितनी किरलिन सोच रहा था। गठन के भीतर ऊर्जा अभी भी प्रचुर मात्रा में थी, क्योंकि गठन यिन और यांग के चक्र के अनुरूप चल रहा था। तभी मुझे सिस्टम द्वारा दिया गया एक विशेष पुरस्कार याद आया। शांति स्थापित करने का शायद यही एकमात्र तरीका था। इससे युद्ध भी जल्दी समाप्त हो जाएगा और मेरा प्रभाव भी स्थापित होगा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, बूढ़े किरलिन, मरी हुई फिनिक्स, तुम लोग इतने घमंडी हो तो मैं तुम्हें एक परमाणु बम चखाता हूँ। मेरी बात सुनकर किरलिन और फिनिक्स दोनों चौंक गए। परमाणु बम क्या होता है? एक पल में दोनों सतर्क हो गए। फिनिक्स ने तुरंत अपनी 12 परतों वाली सुरक्षा दोनों के ऊपर फैला दी। वहीं दोनों जातियों के अन्य सदस्य अभी भी आकाश में मंडरा रहे थे। अगले ही क्षण पूर्वी सागर के ऊपर विशाल मात्रा में आपदा बादल इकट्ठा होने लगे। शुरुआत में फिनिक्स ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसने ऐसा दृश्य अनगिनत बार देखा था, लेकिन मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंस रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही विनाशकारी दिव्य बिजली निकाल ली थी। अचानक बैंगनी काली भयानक बिजली प्रकट हुई, जिसने सीधे अंतरिक्ष को चीर डाला। इस बार का हमला पहले के किसी भी बिजली प्रहार से कहीं अधिक शक्तिशाली था और इसका लक्ष्य फिनिक्स तथा किरलिन जाति के सामान्य सदस्य थे। दोनों पूर्वज तुरंत समझ गए कि मेरा लक्ष्य वे नहीं, बल्कि उनके कबीले के लोग थे। भयानक गर्जना के साथ बिजली टूट पड़ी। एक क्षण में फिनिक्स और किरलिन जाति का पूरा क्षेत्र बिजली में डूब गया। पूरा आकाश बैंगनी काला हो गया, मानो नरक उतर आया हो। फिनिक्स और किरलिन जाति के शरीर इस शक्ति को सहन नहीं कर सके। बिजली ने उन्हें आसानी से चीर डाला। विनाश की आभा से भरी हुई बिजली चारों दिशाओं में फैल गई। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी। कटे हुए हाथ पैर और खून लगातार नीचे गिरते रहे। पूरा ड्रैगन महल लाल रंग में रंग गया। जब विनाशकारी दिव्य बिजली की शक्ति समाप्त हुई, तब मैंने तुरंत क्षतिग्रस्त गठन की मरम्मत शुरू कर दी। इस एक विस्फोट ने दोनों जातियों के लगभग आधे सदस्यों का अंत कर दिया। मैंने मन ही मन अफसोस किया, काश सिस्टम मुझे कुछ और परमाणु बम दे देता। गठन के भीतर मौजूद सभी ड्रैगन स्तब्ध रह गए। क्या मैंने सही देखा? फिनिक्स और किरलिन जाति लगभग खत्म हो गई। किरलिन की आंखों से मानो आग निकल रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि यह सब मेरी ही करतूत है। आज के बाद आओ श्वेन नाम उसके लिए प्रथम शत्रु बन जाएगा। लेकिन अब दोनों जातियां लड़ने की स्थिति में नहीं थी। जीवित बचे हुए फिनिक्स और किरलिन पूरी तरह स्तब्ध थे। दोनों पूर्वजों ने बिना समय गंवाए अपने बचे हुए लोगों को साथ लिया और प्रकाश की गति से पूर्वी सागर छोड़कर भाग गए। दोनों जातियों के जाने के बाद मैंने फिर से गठन की शक्ति सक्रिय की और आध्यात्मिक नियमों को समुद्री जल में बदलकर पूर्वी सागर की मरम्मत कर दी। जब सब काम पूरा हो गया तो मैं वापस जाने ही वाला था कि मैंने देखा ड्रैगन जाति के सभी सदस्य अभी भी स्तब्ध खड़े थे। उन्हें देखकर मेरे मन में एक विचार आया। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से घोषणा की, हम जीत गए, ड्रैगन जाति जीत गई। कुछ क्षणों की शांति के बाद अचानक चारों ओर से जयकारों का विस्फोट हो गया। पूरा ड्रैगन कबीला उत्सव में डूब गया। युवराज अतुलनीय है, युवराज की जय। जयकारे बहुत देर तक गूंजते रहे। जयकारों के बीच मैं मुख्य सभा कक्ष में लौट आया। पहले जो बुजुर्ग मुझ पर संदेह कर रहे थे, वे सभी अब चुप थे। केवल आओ छुआन ने तिरस्कार से कहा, वह तो बस एक नौजवान लड़का है। केवल आदि पुरुष ड्रैगन द्वारा छोड़े गए गठन के सहारे उसने जीत हासिल की है और अब स्वयं को महान समझने लगा है। उसकी बात समाप्त होते ही पूरा सभा कक्ष शांत हो गया। सभी लोग उसे ऐसे देखने लगे मानो वह मूर्ख हो। कुछ अन्य बुजुर्ग भी उसी की तरह सोचते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने उपहास भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आओ छुआन, मैंने तुम्हें अवसर दिया था। जब ड्रैगन जाति संकट में थी तब तुम उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आए। अब जब मैंने शत्रुओं को हराया है तब भी तुम्हें समस्या है? आओ छुआन ठंडे स्वर में बोला, तुम केवल आदि पुरुष ड्रैगन के गठन पर निर्भर हो। यदि तुम्हारे पास उत्तराधिकारी की पहचान न होती तो आज ड्रैगन जाति का नेतृत्व मैं कर रहा होता। तभी एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि आदि पुरुष ड्रैगन ने तुम्हारे लिए इतना शक्तिशाली गठन छोड़ा था तो तुमने हमें
पहले क्यों नहीं बताया? जैसे ही उसने यह कहा, दूसरा बुजुर्ग भी खड़ा हो गया। ड्रैगन जाति की रक्षा के लिए छोड़ा गया गठन तुमने छिपा कर रखा। तुम्हारा उद्देश्य क्या था? मैं तुरंत समझ गया कि एक अच्छा और एक बुरा बनकर दोनों केवल गठन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते थे। उसी समय सभा के एक कोने में खड़ा एक युवा ड्रैगन क्रोध से चिल्लाया, बुजुर्गों, आप लोग क्या कर रहे हैं? युवराज ने ही ड्रैगन जाति को बचाया है। उसकी हैसियत बहुत साधारण थी, लेकिन फिर भी उसने बुजुर्गों का विरोध करने का साहस किया। अगले ही क्षण एक दबा हुआ कराहने का स्वर सुनाई दिया। युवा ड्रैगन ने मुंह भर खून उगल दिया। फिर एक और बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, यदि आओ श्वेन ने गठन छिपाया न होता तो हम फीनिक्स और किर्लिन जाति के सभी लोगों को समाप्त कर सकते थे। युद्ध से पहले भी यही लोग शिकायत कर रहे थे, युद्ध जीतने के बाद भी यही लोग शिकायत कर रहे थे। मैं वास्तव में उनसे ऊब चुका था। तभी मेरे मन में सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट का मूड खराब पाया गया, इसलिए 4 विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। विकल्प 1, उन्हें मारकर शक्ति का प्रदर्शन करो। पुरस्कार, ड्रैगन प्रभुत्व और रक्त रेखा में वृद्धि। विकल्प 2, उन्हें अनदेखा करो। पुरस्कार, साधना और रक्त रेखा में वृद्धि। विकल्प 3, उन्हें कैद कर दो। पुरस्कार, विशेष कारागार। विकल्प 4, उन्हें कैद करो और सुंदर स्त्रियां खोजकर उनके माध्यम से ड्रैगन जाति की जनसंख्या बढ़ाओ। पुरस्कार, विशेष कारागार और रक्त रेखा में वृद्धि। इन विकल्पों को देखकर मैं अजीब ढंग से मुस्कुराया। सिस्टम वास्तव में बहुत विचारशील है। एक ही बार में इतनी समस्याओं का समाधान। मेरी मुस्कान देखकर कई बुजुर्ग घबरा गए। उन्हें लगा कि मैं कुछ खतरनाक सोच रहा हूँ। मैंने भावहीन स्वर में कहा, आज मैंने ड्रैगन जाति को विनाश से बचाया है, फिर भी तुम लोग परिस्थिति नहीं समझ रहे। इसके साथ ही मैंने अपनी रक्त रेखा की शक्ति छोड़ दी। भयंकर दबाव। आओ छुआन और उसके साथियों पर टूट पड़ा। वे सीधे घुटनों के बल गिर गए। मैंने आंखें सिकोड़ते हुए आदेश दिया, कोई है, इन सभी को नीचे ले जाओ और कारागार में बंद कर दो। मेरे शब्द समाप्त होते ही उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ उत्तर दिया, जैसी आज्ञा युवराज। किसी ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि वे भी लंबे समय से इन बूढ़ों से असंतुष्ट थे। इसके बाद उन लोगों को घसीटकर बाहर ले जाया गया और सभा समाप्त हो गई। अभी भी मुझे गालियां देना चाहता था, लेकिन किसी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब उन लोगों को ले जाया गया तब सभी ने एक साथ पूछा, युवराज, क्या कोई और आदेश है? आदि पुरुष ड्रैगन के अनुपस्थित रहने पर हम सभी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे फीनिक्स और किर्लिन जाति का धन्यवाद करना चाहिए। अगर वे हमला ना करते तो मैं पूरे ड्रैगन कबीले का दिल नहीं जीत पाता। ये सोचकर मैंने गठन की शक्ति अपने ऊपर केंद्रित की और पूरे प्राचीन संसार में घोषणा की, मैं आओ श्वेन, ड्रैगन जाति का वर्तमान प्रमुख, आज घोषणा करता हूँ कि ड्रैगन जाति तीनों जातियों के युद्ध से अलग हो रही है। फीनिक्स और किर्लिन जाति ने ड्रैगन जाति पर आक्रमण किया और स्वर्गीय दंड के रूप में विनाशकारी दिव्य बिजली प्राप्त की। यदि भविष्य में कोई भी ड्रैगन जाति को चुनौती देगा तो उसका अंत भी इन्हीं 2 जातियों जैसा होगा। मेरी गूंजती हुई आवाज पूरे संसार में फैल गई। सभी शक्तियों के चेहरे बदल गए। जेड राजधानी पर्वत पर मौजूद एक महान साधक लगातार पूर्वी सागर पर नजर रखे हुए था। उसे विश्वास था कि फीनिक्स और किर्लिन जाति मिलकर ड्रैगन जाति का अंत कर देंगी, लेकिन परिणाम पूरी तरह उल्टा निकला। दोनों जातियां लगभग नष्ट हो गईं। सबसे रहस्यमय बात वह भयानक बिजली थी। यहाँ तक कि वह महान साधक भी उसकी उत्पत्ति का पता नहीं लगा सका। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह वास्तव में स्वर्गीय दंड था? दूसरी ओर दानव जाति का नेता भी स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी योजना फिर असफल हो जाएगी। यह कैसे संभव है? ड्रैगन जाति के पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? और पहले कभी किसी को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? वह जितना अधिक सोचता उतना ही अधिक क्रोधित हो जाता। अब उसका पूरा ध्यान फीनिक्स और किर्लिन जाति पर केंद्रित होने वाला था। साथ ही वह अपनी 4 दिव्य तलवारों को और तेजी से परिष्कृत करने लगा। फीनिक्स और किर्लिन जाति की स्थिति भी लगभग समान थी। दोनों जातियों के पूर्वज अपने बचे हुए लोगों को लेकर वापस लौटे और तुरंत घोषणा कर दी कि उनकी जातियां अब बाहरी दुनिया से संबंध नहीं रखेंगी। हालांकि उन्होंने ड्रैगन जाति की तरह आधिकारिक रूप से युद्ध से हटने की घोषणा नहीं की, लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। जब पूरा प्राचीन संसार इस घटना से हिल चुका था, तब मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी को चौंका दिया। मैंने पूरे ड्रैगन कबीले को आदेश दिया, अगले 1000 वर्षों तक पूरे संसार में सुंदर महिलाओं की खोज करो, साथ ही बड़ी मात्रा में औषधियां और पौष्टिक वस्तुएं भी एकत्र करो। आखिरकार वे मेरे प्रिय चाचा थे। ड्रैगन जाति के मामलों को निपटाने के बाद मैं फिर से अपने गुप्त साधना कक्ष में चला गया। साधना में समय का पता ही नहीं चलता। जब मैं अपनी साधना से जागा तब कई हजार वर्ष बीत चुके थे। बाहर एक युवा ड्रैगन मेरा इंतजार कर रहा था। उसी ने मुझे जगाया था। मुझे देखते ही उसने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास अभी भी विश्वसनीय अधीनस्थों की कमी है। मैं हमेशा स्वयं ड्रैगन जाति का प्रबंधन नहीं कर सकता था। जब मैं साधना में रहूं तब मेरे लिए कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे अपने स्वयं के समर्थकों का समूह बनाना था। मेरी नजर सामने खड़े उस युवा ड्रैगन पर पड़ी। उसमें क्षमता भी थी और निष्ठा भी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, युवराज, मेरा नाम लॉन्गजू है। मैंने ध्यान से उसका निरीक्षण किया। उसके शरीर में रक्त रेखा की शक्ति बहुत मजबूत थी। उसकी वर्तमान शक्ति भी मुझसे थोड़ी अधिक थी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह पूरी तरह वफादार था। मैंने सोचा भविष्य में शायद मैं 9 ड्रैगनों का एक विशेष दल बना सकता हूँ। तभी लॉन्गजू ने कहा, युवराज, जिन सुंदर महिलाओं को आपने ढूंढने का आदेश दिया था वे सभी आ चुकी हैं। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। अच्छे चाचाओ, मैं आ रहा हूँ। बहुत जल्द मैं उन अत्यंत सुंदर महिलाओं से मिला। स्पष्ट था कि किसी ने पहले ही उन्हें सारी बातें बता दी थी। जैसे ही मैं अंदर गया, आओ श्वेन गुस्से में चिल्लाया, नालायक, क्या तुम्हारी नजरों में हम चाचाओं की कोई इज्जत नहीं है? तुमने हमें कैद करने की हिम्मत कैसे की? हमें तुरंत बाहर निकालो। मैंने केवल अपने कान खुजलाए और ऐसा दिखाया मानो मैंने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि आज मैं उन्हें एक बहुत अच्छी खबर देने आया था। जब आओ श्वेन ने मेरे पीछे खड़ी सुंदर महिलाओं को देखा तो वह अनायास ही लार निगल गया। उसने पूछा, आओ श्वेन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, चाचा जी, इतने वर्षों के युद्ध में ड्रैगन जाति को बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमें नई पीढ़ी की बहुत जरूरत है। क्या आप लोग मेरी जगह नहीं चाहते थे? तो मैं आपको अवसर दे रहा हूँ। ड्रैगन जाति के लिए 1 लाख या 80,000 बच्चे पैदा कर दीजिए, तब आप सभी महान योगदानकर्ता कहलाएंगे। मेरे पीछे खड़े लॉन्गजू के होंठ फड़क उठे। 1 लाख बच्चे? युवराज, सचमुच आओ श्वेन को थकाकर मार डालना चाहते हैं। ड्रैगन वंश का प्रजनन वैसे भी कठिन है और झुलोंग की उम्र भी कम नहीं है। सुंदरियों को नीचे वितरित करने के बाद मुझे वापस जाकर अपनी एकांत साधना, क्लोज डोर कल्टीवेशन, जारी रखनी थी। लेकिन जाने से पहले मैंने लॉन्गजू को एक और काम करने का निर्देश दिया। पलक झपकते ही हजारों साल बीत गए और इस बार मैं खुद से जागा, क्योंकि मैं अपने स्तर को पार करने ब्रेक थ्रू वाला था। अब मैं आधिकारिक तौर पर जिंक्सियन क्षेत्र के अंतिम चरण में कदम रखने वाला था। ठीक उसी समय लॉन्गजू ने गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। महामहिम, आपने पहले मुझे जो काम सौंपने के लिए कहा था वह पूरा हो गया है। यह सुनकर मेरी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, क्योंकि मेरी 9 ड्रैगन सेना, 9 ड्रैगन्स गार्ड, पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। फिर लॉन्गजू ने मुझे बताया कि 9 ड्रैगन सेना के अन्य 8 समूह उन विशिष्ट सेनाओं के नेता थे जब जुलोंग सतह में थे। क्योंकि मैंने ड्रैगन वंश को बचाया था, इसलिए ये युद्ध प्रिय ड्रैगन पहले से ही मेरे प्रति पूरी तरह से वफादार हो चुके थे। यह कहा जा सकता है कि ये 8 समूह मेरे प्रति सबसे वफादार अस्तित्व थे। और लॉन्गजू, जो कि एक चतुर जीव है, उसने उन ड्रैगनों को त्यानलाओ आकाशीय जेल में डाल दिया था, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, और प्रत्येक ड्रैगन कम से कम 2 महीने तक वहां रहा। ये सब बताने के बाद लॉन्गजू ने मुझे बताया कि हाल ही में होंगुआंग ग्रेट वाइल्डनेस में एक गुप्त क्षेत्र, सीक्रेट रियलम, दिखाई दिया है, जो जिनक्सियान क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने सीधे गुप्त क्षेत्र के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। क्या मजाक है? गुप्त क्षेत्र जैसी जगह है, सबसे आसानी से खतरों से भरी होती है, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। लॉन्गजू ने अपना मुंह सिकोड़ा और फिर मुझे बताया कि एक छोटा वंश ड्रैगन वंश के साथ गठबंधन करना चाहता है। क्या आप एक बार बाहर जाना चाहते हैं? मैंने फिर भी मना कर दिया। आप लोग आपस में चर्चा कर लें, मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ड्रैगन वंश के भीतर की किसी भी बात को मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन ड्रैगन वंश से एक कदम भी बाहर कदम रखना, यह मैं नहीं कर सकता। अब बाहर का होंगुआंग बहुत अराजक है। मैंने बड़ी मुश्किल से ड्रैगन वंश को इस बड़ी आपदा, ग्रेट ट्रिबुलेशन, से बमुश्किल बाहर निकाला है, और आप लोग मुझे वापस आपदा में भेजने की सोच रहे हैं। ये बिल्कुल असंभव है। इसलिए मैंने सीधे तौर पर कहा, जो कुछ भी ड्रैगन वंश को छोड़ने से संबंधित हो उसके बारे में मुझे मत बताओ, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन लॉन्गजू के बार बार बाहर जाने की बात करने से मुझे एक और बात याद आ गई। अब जबकि हमारा ड्रैगन वंश आराम कर रहा है और अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो क्या यह अन्य 2 वंशों के लिए भी आराम करने का समय नहीं है? हालांकि मैं बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को आराम से रहते हुए भी नहीं देखना चाहता, इसलिए मुझे कोई रास्ता सोचना होगा। ठीक उसी समय सिस्टम ने कहा, यह पता चला है कि मेजबान होस्ट एक विकल्प का सामना कर रहा है, इसलिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। विकल्प 1, कुछ न करें और उन्हें अनदेखा करें, पुरस्कार रक्त श्रृंखला, ब्लड लाइन में सुधार। विकल्प 2, जब वे आराम कर रहे हो तो उन पर अचानक हमला करें, पुरस्कार साधना, कल्टीवेशन में वृद्धि। विकल्प 3, दोनों वंशों के बीच संबंध भड़काए ताकि वे एक दूसरे पर संदेह करें, पुरस्कार टाइगुलिंगशन। विकल्प 4, संबंधों को सुधारने के लिए दोनों वंशों को खजाना भेजे, पुरस्कार दोनों वंशों की अस्थायी दोस्ती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस समय कोई विकल्प सामने आएगा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के विकल्प 3 चुना। सिस्टम के विकल्प ने मुझे एक विचार दिया। फिर मैंने कहा, लॉन्गजू, तुम खजाने में जाओ और कुछ खजाने चुनो। 3 दिनों के बाद तुम फेंक वंश, फिनिक्स क्लैन को खजाना देने जाओगे और कहोगे कि ड्रैगन वंश फेंक वंश के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करना चाहता है। होंगुआंग के सुदूर दक्षिण में स्थित बुसी ज्वालामुखी, इमोरल वोल्केनो पर युआन फेंग सिंहासन पर बैठी थी और चुपचाप सोच रही थी। पिछले कुछ 100 वर्षों में ड्रैगन वंश के साथ हुई उस लड़ाई के दृश्य अक्सर उनके दिमाग में आते थे। वह आखिरी गड़गड़ाहट, थंडर, आखिरकार क्या थी? क्या यह सचमुच उस नौजवान की कही हुई बात थी कि यह स्वर्ग का दंड था? यह सोचते ही युआन फे की आंखों में तुरंत गुस्से की लपटें भड़क उठी। उस गड़गड़ाहट के कारण ही
मेरे फेक वंश को भारी नुकसान उठाना पड़ा, अन्यथा इस होंगवांग के आधिपत्य का स्थान निश्चित रूप से हमारा होता। एक रक्षक ने गुस्से में कहा, मैंने सुना है कि आज ड्रैगन वंश द्वारा भेजे गए दूत को देखकर लगता है कि उनकी नीयत अच्छी नहीं है। जैसे ही आवाज बंद हुई, लोंगजू उपहार लेकर महल में दाखिल हुआ। ड्रैगन वंश के लोंगजू ने युआन फेक को प्रणाम किया। बात समझ में आने के बाद युआन फेक ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, मैं चीजें स्वीकार करती हूँ, तुम वापस जा सकते हो। यह सुनकर लोंगजू और भी खुलकर मुस्कुराया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के खजाना सौंप दिया। फेक वंश से बाहर आने के बाद लोंगजू बिना एक पल रुके पूर्वी चीन सागर की खाई ईस्ट सी एब्जस में वापस उड़ गया। फिर वह मेरे पास आया और जो कुछ हुआ था उसे पूरी तरह से सच सच बता दिया। सुनने के बाद मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। यह अच्छा हुआ कि उसने इसे स्वीकार कर लिया। अगला कदम दोनों वंशों के बीच संबंधों को भड़काना था। उस समय की बड़ी लड़ाई में शी छीलिन घायल हो गया था, जबकि युआन फेक के पास 12वें दर्जे का ब्लैक लॉट्स 12 ग्रेड ब्लैक लॉट्स खजाना होने के कारण वह घायल नहीं हुई थी। मुझे विश्वास नहीं है कि शिकिलिन के मन में कोई शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा अब फेक वंश ने मेरा खजाना स्वीकार कर लिया है। मुझे विश्वास नहीं है कि किलिन वंश इस बात को आसानी से पचा पाएगा। इसके बाद मैंने कहा, लोंगजू, आगे एक और काम है जो तुम्हें करना है, तुम बस ऐसा करो। लोंगजू ने सुना। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकती रही और उसकी आंखें मेरे लिए सम्मान से भर गई। महामहिम, आपका यह तरीका वास्तव में बहुत अद्भुत है। आपका यह सेवक अभी इसे करने जाता है। यह कहकर लोंगजू ड्रैगन पैलेस से चला गया, जबकि मैं अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा। मैंने लोंगजू को जो काम करने के लिए कहा था वह कुछ और नहीं बल्कि अफवाहें फैलाना था। मैं फेक वंश द्वारा ड्रैगन वंश के खजाने को स्वीकार करने की बात पूरे होंगवांग में फैलाना चाहता था और मैंने उसमें कुछ और मिर्च मसाला भी मिला दिया था। अफवाहें जितनी फैलती हैं उतनी ही अजीब होती जाती हैं। अगले दिन फेक वंश द्वारा ड्रैगन वंश के खजाने को स्वीकार करने की बात पूरे होंगवांग में फैल गई। लोंगजू ने 9 ड्रैगन सेना के अन्य लोगों के साथ मिलकर उन सभी संबंधों का उपयोग किया जिनका वे उपयोग कर सकते थे और केवल एक दिन में इस खबर को फैला दिया। कुछ वनस्पति आत्माएं, वेजिटेशन स्पिरिट्स, एक साथ इकट्ठा हुई और आपस में बात करने लगी। भाई, क्या तुमने तीनों वंशों के युद्ध की नवीनतम अंदरूनी कहानी सुनी है? उस समय ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन वंश अकेले 2 वंशों से लड़ रहा था, लेकिन वास्तव में ड्रैगन और फेक ने मिलकर किलिन वंश को फंसाया था। क्या तुमने नहीं देखा कि उस लड़ाई के बाद फेक वंश पूरी तरह ठीक था? केवल शिकिलिन गंभीर रूप से घायल हुआ था और जो झुलोंग दिखाई नहीं दिया वह वास्तव में फेक वंश की रक्षा करने के लिए दैवीय गड़गड़ाहट के नीचे गया था। यह बात जल्द ही शिकिलिन के कानों तक पहुंच गई। सुनने के बाद उसका चेहरा तुरंत बर्तन के निचले हिस्से की तरह काला हो गया और अन्य किलिन और भी अधिक क्रोधित हो गए। मैंने यह भी सुना है कि फेक वंश ने पहले ही ड्रैगन वंश के खजाने को स्वीकार कर लिया है। युआन फेक, तुम बूढ़े इंसान सचमुच बेहद बेशर्म हो। शिकिलिन की आंखों में 2 आग की लपटें जल उठी। वह अब बहुत गुस्से में था। पूरा किलिन महल उसके दबाव में लगातार कांप रहा था। डालो दलुओं की आभा अनियंत्रित होकर आसमान की ओर बढ़ गई। अफवाह फैलने के तीसरे दिन किलिन वंश ने सीधे अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया और फिर से सेना का गठन किया, लेकिन यह सब गुप्त रूप से किया जा रहा था। अफवाह फैलने के 5वें दिन फेक वंश ने सुस्त होने के बावजूद इसे भांप लिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शी किलिन पहले ही किलिन सेना का नेतृत्व करते हुए बुसी ज्वालामुखी तक पहुंच चुका था। एक समय के लिए दोनों वंशों के बीच विवाद फिर से शुरू हो गया। युआन फेंग पूरी तरह से भ्रमित स्थिति में थी। शी किलिन, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे दोनों वंशों को भारी नुकसान हुआ है। अगर हम लड़ना जारी रखेंगे तो केवल दूसरे ही इसका फायदा उठाएंगे। बोलने के साथ ही उसके पीछे फेक वंश ने भी तेजी से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। शी किलिन यह देखकर और भी क्रोधित हो गया। मैं पागल हो गया हूँ। बूढ़े फेक, तुम्हारे पास ऐसी बातें कहने का साहस है। तुमने और ड्रैगन वंश ने मिलकर मुझे फंसाया। मैं आज यहाँ न्याय मांगने आया हूँ। युआन फेक को अब यह समझने में देर नहीं लगी कि शी किलिन ने अफवाहों पर विश्वास कर लिया है। वे सब अफवाहें हैं। मेरे फेक वंश ने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन वह अपने दिल में जानती थी कि यह मामला शायद मुसीबत बन गया है, क्योंकि ड्रैगन वंश द्वारा दिया गया खजाना अभी भी फेक वंश के भीतर रखा हुआ था। यह सुनकर शी किलिन ने अपनी बाहें अपने सीने पर क्रॉस कर ली। चूंकि ये एक अफवाह है, तो क्या तुम मुझे अपनी वंश भूमि में तलाशी लेने देने का साहस करती हो? अगर मुझे ड्रैगन वंश की चीजें मिल गई तो तुम क्या कहोगी? यह सुनकर युआन फेक ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह असंभव है। हमारे दोनों वंशों ने पहले इतने सारे ड्रैगन वंश के लोगों को मारा है। हमने स्वाभाविक रूप से बहुत सारे ड्रैगन खजाने जब्त किए थे। मेरी बात सुनो। 100 साल पहले की लड़ाई में हमारे फेक वंश को भी भारी नुकसान हुआ था। अगर मैं ड्रैगन वंश के साथ मिली होती तो मैं अपने इतने सारे लोगों को दांव पर नहीं लगाती। लेकिन यह स्पष्ट था कि शी किलिन जैसा मूर्ख अब कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था। उसने सीधे अपनी गॉड किलिंग स्पीयर निकाली और युआन फेक की ओर इशारा किया। यह देखकर युआन फेक भी इतनी क्रोधित हो गई कि उसने सीधे 12वें दर्जे का ब्लैक लोटस निकाल लिया। तीनों सेनाओं के बीच 3 दिन और 3 रात तक युद्ध चला,
लेकिन कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो सका और यह मामला तीनों लोगों में फैल गया। किलीन वंश और फेक वंश वास्तव में आपस में लड़ पड़े हैं। इसने अफवाह को और सच साबित कर दिया। खबर सुनने के बाद मैंने सीधे लोंगजू को 3000 विशिष्ट सैनिकों के साथ फेक वंश की सहायता के लिए सीधे बूसी ज्वालामुखी भेजा। अफवाह फैलने के 9वें दिन ड्रैगन वंश की सहायता पहुंच गई। लोंगजू ने दूर से ही विशाल किलिन और फेक के रूपों को देखा, इसलिए उसने सीधे जोर से आवाज लगाई, वरिष्ठ युआन फेक, हमारे वंश की सहायता पहुंच चुकी है। जल्दी से सेना आगे बढ़ाए और हमारे साथ मिलकर किलिन वंश को घेर ले। उन सभी को यहीं खत्म कर दे। जब तक किलिन वंश का नाम मिट जाएगा, मेरा ड्रैगन वंश आपके अधीन हो जाएगा और ये दुनिया आगे से आपके फेक वंश की होगी। ये सुनकर युआन फेक गुस्से के मारे खून की उल्टी करने लगी। वह सचमुच चिकन चुराने चली थी और चावल गंवा बैठी, घाटे में रही। और ये शब्द जब शिकिलिन के कानों में पड़े तो वे आग में घी डालने जैसे थे। युआन फेक, अब जब चीजें इस हद तक पहुंच गई है तो तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? क्रोधित शिकिलिन का हमला और तेज हो गया। उसके पीछे लाए गए विशिष्ट किलिन सैनिक सीधे फेक वंश से लड़ पड़े। युआन फेक जानती थी कि कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वह भी पूरी ताकत से लड़ी। दोनों के बीच की लड़ाई ने आसमान और धरती को हिलाकर रख दिया, लेकिन कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं सका। अंत में वे पूरे 1 महीने तक लड़े। शिकिलिन का गुस्सा लगभग शांत हो गया था और यह देखते हुए कि वह फेक वंश को हरा नहीं सकता, वह किलिन वंश को लेकर पीछे हट गया। 12वें दर्जे के ब्लैक लोटस के भरोसे जीती हुई युआन फेंग ड्रैगन वंश पर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि वे ड्रैगन और भी तेजी से चले गए थे। वहां ड्रैगन की कोई परछाई भी नहीं बची थी। युआन फेंग ने दांत भींचते हुए कहा, ड्रैगन वंश, तुम मेरे लिए रुको। ड्रैगन वंश में वापस आकर लोंगजू जैसे ही मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, उसने मुझे मुख्य सीट पर बैठे देखा। मैं इस समय बेहद खुश था। जब फेक वंश और किलिन वंश आपस में लड़ रहे थे, तब सिस्टम ने मुझे सूचित कर दिया था कि कार्य पूरा हो चुका है। आदिम आध्यात्मिक जिनसेंग शैंटियन लिंगशन को सीधे मेरे द्वारा एकांत साधना कक्ष के बाहर लगा दिया गया था। अब मेरी साधना की गति सीधे 10 गुना बढ़ गई थी। अनुमान था कि मुझे जिनक्सियान क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंचने के लिए केवल 10 वर्ष की आवश्यकता होगी। इस गति से भविष्य में होंगजून को अपने पैरों तले कुचलना और लू हॉ को हराना कोई सपना नहीं था। और लोंगजू द्वारा खबर वापस लाने के बाद अन्य सभी लोग मेरे प्रति अत्यंत आदर से भर गए। किलिन वंश और फेंक वंश को पहले ही भारी नुकसान हुआ था और इस तरह की लड़ाई के बाद शायद वे 1000 साल तक भी उबर नहीं पाएंगे। बस जुलोंग की साधना समाप्त होने का इंतजार है। हमारा ड्रैगन वंश होंगवांग दुनिया का अधिपति बन जाएगा। ये बातें सुनकर मैं केवल मुस्कुरा सका। अधिपति बनना अभी बहुत दूर है, अभी तो आपदा का पहला चरण ही है। जब तीनों वंश इतिहास के मंच से हट जाएंगे तो यह होंगजून और लुओहो के बीच की बड़ी लड़ाई होगी। उस लड़ाई के बाद डालो दलुओ विजेता के रूप में उभरेगा और होंगवांग दुनिया में अब शीर्ष शक्ति नहीं रहेगा। ये सोचकर कि होंगजून भविष्य में फेनबाओ यान पर खजाने बांटेगा, मुझे सिरदर्द होने लगा। अगर होंगजून की नजर ड्रैगन वंश पर पड़ गई तो क्या होगा? ठीक उसी समय सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। ये पता चला है कि मेजबान को संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। विकल्प 1, सैन किंग, सैनचिंग को अपने अधीन करे और उन्हें अपनी टीम बनाए, पुरस्कार स्वर्ग की शत्रुता। विकल्प 2, नुवा को अपने अधीन करे और उन्हें अपनी टीम बनाए, पुरस्कार वीर और निडर की उपाधि, रक्त श्रृंखला में सुधार और जन्मजात ताओवादी शरीर प्राप्त करना। विकल्प 3, कुनपेंग को अपने अधीन करे और उन्हें अपनी टीम बनाए, पुरस्कार कुनपेंग की तकनीक जिसमें कुनपेंग के बदलने की क्षमता और यिन यांग जादू शामिल है। विकल्प 4, कोंगश्वान को अपने अधीन करे और उन्हें अपनी टीम बनाए, पुरस्कार एक फुसांग पेड़, फूसंग ट्री। यह सुनकर मैंने सीधे पहले 3 विकल्पों की अनदेखी कर दी। सैन किंग और नुवा भविष्य में सेंट्स बनने वाले हैं। उन्हें अपने अधीन करने जाना आत्महत्या करने जैसा है। और यद्यपि कुनपेंग एक संत नहीं है, लेकिन वह भविष्य में एक अर्ध संत क्वाजीसेंट शक्तिशाली व्यक्ति भी है और दानव वंश डेमन क्लैन का प्रबुद्ध शिक्षक भी है। इसलिए मेरा एकमात्र विकल्प कोंगश्वान था और कोंगश्वान युआन फेंक का बच्चा है। अगर मैंने उसे अपने अधीन कर लिया तो वह बहुत दिलचस्प होगा। फेंक वंश के पूर्व में हजारों मील दूर, चारों ओर से पीले समुद्र से घिरा एक पर्वत शिखर था। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा रेखी बहुत कम थी। ये वह जगह बिल्कुल नहीं थी जिसे कोई अमर इमोर्टल चुनेगा। मैं ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हुआ और थोड़ा हैरान हुआ। नियमानुसार कोंगश्वान भी युआन फे का बच्चा है, उसका इलाज इतना खराब नहीं होना चाहिए था। यह जगह बुसी ज्वालामुखी से बहुत दूर है। सामान्य फेंक वंश के लोग भी बुसी ज्वालामुखी में रह सकते हैं। कोंगश्वान के बारे में तो कहना ही क्या, जो युआन फेंक का बच्चा है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई छिपा हुआ रहस्य है। यह सोचते हुए मैंने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में खड़े लोंगजू को देखा। मेरा चेहरा बहुत असंतुष्ट था क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने लोंगजू को जन्मजात आध्यात्मिक खजाने जंटियन लिंगबो का एक पूरा सेट पुरस्कार में दिया था। आखिरकार मेरे ड्रैगन वंश के स्वामी के रक्षक को बहुत साधारण नहीं दिखना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतना सीधा था कि आध्यात्मिक खजाना मिलने के बाद उसने उसे छिपा दिया
और उसे पहनने की हिम्मत ही नहीं की। लॉन्गज्यू ने जब मेरा असंतुष्ट चेहरा देखा तो वह तुरंत एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। महामहिम, आपका यह सेवक वास्तव में उन चीजों को पहनने का आदी नहीं है। यह निश्चित रूप से महामहिम के प्रति किसी असंतोष के कारण नहीं है। यह देखकर मैंने अपना हाथ हिलाया और फिर पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद मैंने फिर से अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि यह फेक वंश के राजा के पुत्र के साथ होने वाला व्यवहार बिल्कुल नहीं था। पहाड़ की चोटी पर हर जगह इंसानों द्वारा लगाए गए बांस थे। यद्यपि प्रत्येक बांस आध्यात्मिक था, लेकिन वे बहुत सामान्य थे और उनसे मिलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत सीमित थी। और बांस के जंगल में एक बांस का घर था जो बहुत ही साधारण और जर्जर लग रहा था। यह बहुत संभव था कि यही कोंगशुआन का निवास स्थान हो। मेरी यादों की प्रागैतिहासिक दुनिया होंगहांग में कोंगजुआन के बारे में जानकारी महाप्रलय ग्रेट कैटास्ट्रोफी के बाद ही मिलती है, इसलिए अभी ये कहना वाकई मुश्किल है कि वह क्या कर रहा है। जब मैं ये सोच ही रहा था तभी बांस के घर से एक युवक बाहर आया। आप दोनों कौन हैं? यहाँ किस काम से आए हैं? कोंगजुआन असल में साधना कर रहा था, लेकिन उसने दो अजनबी आभाओं को महसूस किया। पहले तो उसने सोचा कि वे फिनिक्स कबीले के लोग होंगे, लेकिन उसने दो नए चेहरे देखे। पर जो भी हो, साधना में बाधा पड़ने से कोंगजुआन बहुत नाराज था। अगर आप लोग रास्ता भटक गए हैं तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाइए। ये सुनकर लॉन्गजू तुरंत गुस्से में आ गया। तुम हमारे युवराज से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? थोड़ा सम्मान दिखाओ। इतना कहने के बाद कोंगजुआन की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना लॉन्गजू सीधे हमला करने ही वाला था। पलक झपकते ही पहाड़ की चोटी पर काले बादल छा गए और ऐसा लगा कि मूसलाधार बारिश होने वाली है। लेकिन तभी अचानक गर्मी की एक लहर चली और काले बादल पल भर में छंट गए। इसके बाद कोंगजुआन ने गुस्से में उससे पूछा, ये मेरे फीनिक्स कबीले का इलाका है, तुम ड्रैगन कबीले वाले यहाँ क्या करने आए हो? इसके बाद उसके शरीर से एक शक्तिशाली और तीव्र आभा निकली जो लॉन्गजू के कल्टीवेशन साधना के स्तर के बिल्कुल बराबर थी। यह देखकर मेरी आंखें चमक उठी। ऐसा लगा कि मेरा चुनाव बिल्कुल सही था। आपको पता होना चाहिए कि इस पहाड़ पर आध्यात्मिक ऊर्जा ऋण की बहुत ही कम थी। ऐसे में कोंगजुआन का ऐसा शक्तिशाली होना वाकई बहुत अच्छी बात थी। ये सोचकर मैंने कहा, पहली मुलाकात में मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं ड्रैगन कबीले का वर्तमान कार्यवाहक कबीला प्रमुख हूँ और तुम्हारा भविष्य का स्वामी भी। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मैंने देखा कि कोंगजुआन मुझे इस तरह देख रहा था जैसे किसी मूर्ख को देख रहा हो। कोंगजुआन को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ। तुम ड्रैगन कबीले के कार्यवाहक प्रमुख हो? सिर्फ जिन जियान गोल्डन इमोर्टल स्तर के कल्टीवेशन के साथ तुम मुझे वश में करना चाहते हो? समझ नहीं आता कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। ये सुनकर लॉन्गज्यू ने तुरंत गुस्से में कहा, सावधान युवराज, अब हमारे ड्रैगन कबीले के सर्वसम्मत कार्यवाहक प्रमुख है। तुम्हें अपने वश में करना तुम्हारा सम्मान करना है। यह सुनकर कोंगजुआन के हाव भाव आखिरकार बदल गए, लेकिन युआन फेंग फीनिक्स कबीले के पूर्वज के पुत्र होने के नाते उसमें भी कुछ गर्व था, इसलिए उसने तुरंत मुझे मना करना चाहा। यह देखकर मैंने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। मना करने की जल्दी मत करो। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो साधना के संसाधनों, कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन कौन जानता था कि कोंगजुआन इस बात पर मुंह बिचकाएगा। तुम मेरे इस अमर पर्वत के हजारों आध्यात्मिक मोतियों को देखो, मुझे तुम्हारे उन थोड़े से साधना संसाधनों की क्या आवश्यकता होगी। कोंगजुआन की नजर में उसका यह अमर पर्वत पहले से ही एक बहुत अच्छा माहौल था। आखिर उसने अपनी साधना की शुरुआत से लेकर अब तक दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था। मैंने मन ही मन मुस्कुराया और फिर हाथ के एक इशारे से अनगिनत आध्यात्मिक पौधे लॉन्गजियान पल भर में जमीन पर बिखेर दिए। फिर मैंने कोंगजुआन की तरफ रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, क्या ये 10,000 साल पुराने आध्यात्मिक पौधे तुम्हारी साधना के लिए काफी है? कोंगजुआन का गला अनजाने में ही सूखा और उसने थूक निकला। इस ड्रैगन कबीले के आदमी के पास हाथ में इतनी सारी अच्छी चीजें थी, लेकिन कुछ सोचने के बाद कोंगजुआन ने बिना किसी झिझक के अपना सिर हिला दिया। सिर्फ इन चीजों के दम पर मुझे वश में करना चाहते हो? तुमने मुझे, कोंगजुआन को कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया। इतना कहकर कोंगजुआन ने खुद को उन आध्यात्मिक पौधों के ढेर को देखने से रोकने की पूरी कोशिश की। तुम वापस चले जाओ, मेरे लिए तुम्हारी बात मानना असंभव है। मैंने बेबसी से अपना सिर हिलाया। कहने को तो तुम यह कह रहे हो, लेकिन क्या तुम थूक निगलने की अपनी हरकत को छिपा नहीं सकते? हालांकि पैसे उड़ाने के मामले में मुझे जरा सा भी दुख नहीं हो रहा था। आखिरकार जुलोंग द्वारा इकट्ठा की गई पारिवारिक संपत्ति बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने अपना हाथ फिर से हिलाया और 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ऐसे गिरने लगी जैसे उनका कोई मूल्य ही ना हो। वे मेरी आस्तीन से बाहर आने लगी और देखते ही देखते आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक बड़ा पहाड़ बन गया, जिससे एक घनी आध्यात्मिक ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। कोंगजुआन पूरी तरह से दंग रह गया। वह इतने सालों तक जीवित रहा था, लेकिन उसने पहली बार इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देखी थी। कोंगजुआन ने मन ही मन सोचा, अगर मेरे पास ये चीजें हो तो मेरी साधना की गति कम से कम 10 गुना बढ़ सकती है और तब मैं अपने पिता की नजरों में खुद को साबित कर पाऊंगा। पिता का विचार आते ही कोंगजुआन की आंखें एक बार फिर दृढ़ हो गई। मैं इन थोड़ी सी जड़ी बूटियों के लिए ड्रैगन कबीले के साथ नहीं मिल सकता। युआन फेंग मेरे सगे पिता है।
यह सोचकर कोंग जुआन ने सीधे अपनी पीठ घुमा ली और उन जड़ी बूटियों की तरफ न देखने का फैसला किया, जबकि उसके मुंह से लालच के मारे पानी आ रहा था। यह देखकर मैंने बड़े अफसोस के साथ जड़ी बूटियों को वापस समेट लिया। जैसा कि उम्मीद थी, प्रागैतिहासिक दुनिया के एक महान शक्तिशाली प्राणी से ऐसा चरित्र वास्तव में सराहनीय है। लेकिन तभी कोंग जुआन ने एक और वाक्य जोड़ दिया, मुझे अपने अधीन करना असंभव नहीं है, लेकिन पैसे और बढ़ाने होंगे। यह सुनकर मैं वहीं हंसते हंसते लोटपोट होने वाला था। क्या खाक महान शक्तिशाली प्राणी है? यह तो असल में पैसे बढ़ाने की मांग करने वाला एक लालची निकला। इसके बाद मैं थोड़ा मुस्कुराया और कहा, इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के अलावा मैं तुम्हें 10 जन्मजात आध्यात्मिक खजाने, इनिट स्पिरिचुअल ट्रेजर्स भी दे सकता हूँ। यह सुनते ही कोंग जुआन ने बिना किसी झिझक के चिल्लाकर कहा, पिताजी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लॉन्ग जू और मेरे सिर पर एक साथ कई सारे सवालिया निशान आ गए। ये क्या हो रहा था? कोंग जुआन भी दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने अपने मन की बात अनजाने में बाहर कह दी है, लेकिन उसने जल्दी ही उस शर्मिंदगी को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वे 10 जन्मजात आध्यात्मिक खजाने थे। आपको बता देना चाहिए कि उसने अब तक एक भी अर्जित आध्यात्मिक खजाना, एक्वायर्ड स्पिरिचुअल ट्रेजर तक नहीं देखा था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि मैं वास्तव में और भी बहुत कुछ कहना चाहता था। 10 तो मैंने सिर्फ जुबान पर आने के कारण कह दिया था। एक सच्चा पुरुष अपनी बात का पक्का होता है। जब मैंने कह दिया है तो मैं, कोंग जुआन, इसे स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर मैंने एक अजीब चेहरे के साथ कहा, तो क्या मैं तुम्हारा पिता न बनूं? तुम मुझे भविष्य में स्वामी कह सकते हो। कोंग जुआन ने असहज होते हुए कहा, समझ गया स्वामी। इस पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समय बीतने के साथ वह धीरे धीरे इसकी आदत डाल लेगा। इसके बाद सिस्टम ने मुझे बताया कि मिशन पूरा हो गया है और फुसांग का पेड़, फुसांग ट्री, दे दिया गया है। यह सुनकर मैंने तुरंत सिस्टम स्पेस की जांच की और पाया कि सिस्टम में मौजूद फुसांग का पेड़ वास्तव में एक छोटा सा पौधा था, जिससे बाद में मुझे खुद ही बड़ा करना था। लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक दुनिया में फुसांग का पेड़ बहुत ही विशेष अस्तित्व रखता है। यह वह स्थान है जहां से सूर्य उदय होता है, यानी 3 लेग्ड क्रो, 3 पैरों वाले कौवे के आराम करने की जगह है। और 3 लेग्ड क्रो की एक माँ भी है, जो कि सूर्य की देवी शी हे चीहे महान देवता है। कोंग जुआन मुझे हैरानी से देख रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना खुश होऊंगा। पहली बार उसने महसूस किया कि उसे कोई महत्व दे रहा था। स्पष्ट रूप से फिनिक्स कबीले का होने के बावजूद उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक ड्रैगन कबीले द्वारा उससे इतना पसंद किया जाएगा। यह सोचकर कोंग जुआन का दिल बेहद भावुक हो गया। इस समय मैं भी होश में आया, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, सिस्टम, अगर कोंग जुआन बाद में मुझे धोखा दे दे तो क्या होगा? सिस्टम ने मुझे आश्वस्त किया कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोंग जुआन ने अधीन होने का फैसला किया था, तभी सिस्टम ने उसके साथ एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर लिए थे। यह सुनकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली और फिर लॉन्गजू और कोंग जुआन को लेकर वहां से निकल गया। और मैं तुरंत ड्रैगन कबीले में वापस नहीं गया, बल्कि कोंग जुआन को लेकर अमर ज्वालामुखी, इमोर्टल वोल्केनो पर आ गया। एक विशाल मोर आसमान में शान से उड़ता हुआ गुजरा, जिसे सभी फिनिक्स कबीले के लोगों ने देखा। कोंग जुआन ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, फिनिक्स कबीले के भिखारियों, दादाजी जा रहे हैं, मुझे ज्यादा याद मत करना। इसके बाद उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे तेज हवाएं चली और हवाएं अमर ज्वालामुखी की आग को पहाड़ के भीतर की तरफ धकेलने लगी। फिनिक्स कबीले के लोगों ने उदास चेहरों के साथ आग को शांत किया। इस समय उन्होंने पहचान लिया कि वह वास्तव में युआन फे की संतान था। तभी एक तेज नजर वाले फिनिक्स कबीले के व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, आप लोग देखो, उस जीव की पीठ पर ड्रैगन कबीले का आओ जुआन एओशवन बैठा है। इन शब्दों के आते ही तुरंत सबका गुस्सा भड़क उठा। महान युआन फे की संतान ऐसा काम कर रही थी, ये सच में देवताओं और मनुष्यों के क्रोध को भड़काने वाला और बेहद बेशर्मी भरा काम था। फिनिक्स कबीले के लोग गुस्से से भर गए। वे आसमान में उड़ रहे मोर को नीचे गिरा देना चाहते थे, लेकिन वे हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इस समय फिनिक्स कबीले से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था। वे अभी अभी ड्रैगन कबीले के हाथों नुकसान उठा चुके थे और किलिन कबीले के साथ भी उनकी दुश्मनी थी। ऐसे में आओ जुआन को रोककर भी वे क्या कर लेते? और वैसे भी झुलोंग अभी जीवित था। मैं कोंग जुआन की पीठ पर बैठकर ऊपर से नीचे देखते हुए सोच रहा था, मुझे आप लोगों का यह रूप देखना बहुत पसंद है, जहां आप मुझे मारना तो चाहते हैं, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसके बाद मैंने कोंग जुआन से कहा, चलो मेरे प्यारे छोटे फेंग फेंग, मेरे साथ ड्रैगन कबीले वापस चलो। लेकिन युआन फेंग की संतान का ड्रैगन कबीले की सवारी बनने की बात महज 2 दिनों के भीतर पूरी प्रागैतिहासिक दुनिया में फैल गई। पहले तो शिकिलिन, किलिन, आदि किलिन को संदेह था कि पिछली घटनाएं ड्रैगन कबीले द्वारा भड़काई गई थी, लेकिन अब यह बात पूरी तरह सच साबित हो चुकी थी कि ड्रैगन और फिनिक्स कबीले वास्तव में आपस में मिल गए हैं। अन्यथा युआन फेंग की संतान आओ जुआन की सवारी क्यों बनती? और जब मैं ड्रैगन कबीले के रास्ते में था, तभी अचानक मुझे लुओहो राहु दानव राजा की आभा महसूस हुई। मैंने बिना देर किए कोंग जुआन को जल्दी से ड्रैगन कबीले में वापस लौटने के लिए प्रेरित किया।